तो दोस्तों मैंने घूम करके कमाए हैं 50,000। भारत यात्रा करके मैंने कमाए हैं 50,000। आप सोचेंगे कि यार घूम करके तो लोगों के पैसे खर्च होते हैं, उल्टा मैंने कमा कैसे लिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं घूम करके कैसे पैसा कमाया और मैं कहाँ कहाँ घुमा, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आप भी घूमने जाने वाले हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और वो बिज़नेस मॉडल भी आपको बताऊंगा कि मैंने पैसे कैसे कमाए, मेरा यात्रा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं पिछले महीने 1 महीने के लिए भारत यात्रा गया था मैं घूमने के लिए। तो भाई मैं मेरी 17 दिसंबर को यात्रा स्टार्ट हुई थी और वापस 16 जनवरी को वापस में आ गया था, यानी कि 1 महीने की मैं यात्रा था। बेसिकली यात्रा मेरी दो थी, एक यात्रा 10 दिन की थी, दूसरी 20 दिन की थी। 10 दिन की यात्रा मेरी स्टार्ट हुई थी 17 से 27, और वापस बीच में गैप था शायद 2 1 दिन का। वापस हम 29 को स्टार्ट हुए थे और फिर 16 के आसपास हम वापस आ गए थे, यानी कि ये 19 दिन की थी। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कहने के लिए 1 महीने के लिए भी 1 महीने की यात्रा, 1 महीने के लिए यात्रा पर गया था। तो मैं महाराष्ट्र से ही हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी बेसिकली। तो मेरे भैया महाराष्ट्र में ही हलवाई का काम करते हैं, तो वो हलवाई का काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई तू मेरे साथ आ जा, तू यात्रा जा रही है, मैं जाता हूँ हर बार, तो तू भी चल और यात्रा में घूम लेना। तो मैं भी चला गया। और तो वहाँ पर गया तो 2 बसें थी बेसिकली। पहली यात्रा 10 दिन की जो यात्रा थी उसमें 2 बसें गई थी, लगभग 40 50 लोग दोनों में थे। तो हम लगभग 100 के आसपास लोग थे। तो पहली यात्रा हमारी महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। तो पहले दिन हम महाराष्ट्र में देवगढ़, वहाँ पर नेवासा में है, वहाँ पर रात को रुके थे। फिर वहाँ से सुबह निकले, मतलब पूरी रात भर बस चली और हम ओमकारेश्वर चले गए। ओमकारेश्वर में मैं दर्शन करने गया, काफ़ी अच्छा लगा। पहाड़ों के ऊपर महाकालेश्वर, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग खंडवा जो मध्य प्रदेश में है ना पूरा। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा था, मैं घूमने गया। और फिर वहाँ से हम निकले, खाना वगैरह बना खा करके वहाँ से फिर महाकालेश्वर उज्जैन। महाकालेश्वर उज्जैन में मैं घूमने गया, काफ़ी अच्छी वाइब थी। ये भी ज्योतिर्लिंग है। घूमने में काफ़ी मज़ा आया। और बस बेसिकली जो यात्रा में जाते तीर्थ यात्रा में लोग बस काफ़ी दूरी रहती है, होटल में रहते हैं, और फिर वहाँ से हमारे को टेम्पो किराया करके जाना पड़ता है। तो मैं टेम्पो किराया करके हम गए थे, मेरे 150 रुपये लगे थे और दर्शन करके गए। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर। अंदर मोबाइल कैमरा ले जाने नहीं देते हैं, तो बाहर ही था कैमरा, तो मोबाइल तो। और तो फिर हम पैदल पैदल गए, 2 3 घंटे लगे हमारे को। और वहाँ से फिर हम निकले वापस चित्रकूट। चित्रकूट में मैं तो माता अनिशा के मंदिर में गया था, बाकी तो नहीं गया था। उसके बाद में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, हनुमान जी का मंदिर है, वो सब कुछ। और फिर अयोध्या में राम मंदिर का काम चल ही रहा है, वहाँ पर दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर काम चल रहा है, L&T कंपनी मंदिर बना रही, बहुत ही काम चल, मतलब साल में काम पूरा हो जाएगा। और फिर वहाँ से हम वापस आ गए। 10 दिन की यात्रा थी बेसिकली, तो ज़्यादा इतनी नहीं। फिर मध्य प्रदेश महर में गढ़ में गए, रामटेक मंदिर गए, और मतलब ये नागपुर में है, और वापस आ गए। 10 दिन की यात्रा थी। वापस यात्रा 10 दिन के बाद में वापस स्टार्ट हुई थी। ये जो 20 दिन की थी, ये वापस रूट ये कहीं सेम था। जैसे महाकालेश्वर था, ओमकारेश्वर, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, और फिर वापस फिर यहीं से मतलब नई चीज़ें आने लगी थी। और यहीं से हम गए थे नेपाल, काठमांडू, जहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो पहले गोरखपुर गए बिहार में, फिर वहाँ से सोमाली जो मतलब बॉर्डर है वहाँ, उसको क्रॉस करके हम निकल गए। तो पूरा पहाड़ों में, मतलब एक तरीके से घूमते तो एक प्राकृतिक दृश्य था, काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं ना, तो काफ़ी मज़ा आता है कि भाई कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर वो जो घर हैं उनको देख कर लगता है भाई ये कैसे रहते हैं, कैसे इनका जीवन होता है, वो देख के काफ़ी मज़ा आया। तो पूरी एक रात हमारी बस चली, और फिर हम सुबह लगभग नहीं, सुबह क्या 2 बजे के आसपास हम काठमांडू में पहुँच गए थे। तो काठमांडू में पहुँचे तो सुबह खाना नहीं खाया था, नाश्ता वगैरह करके पूरा दिन हम घूमे, 6 7 घंटे लगे थे हमारे को। काठमांडू में जैसे पशुपतिनाथ मंदिर है, राधा कृष्ण इस्कॉन मंदिर है, छोटे विष्णु हैं, एक शक्तिपीठ मंदिर भी है माता जी का, और राष्ट्रपति भवन भी दिखाया। हमारे नरेंद्र मोदी जी जब नेपाल जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी होटल में रुकते हैं वो भी हमारे को दिखाया। और वहाँ नेपाल में जो लोकतंत्र था पहले ना, उसका प्रतीक एक महल है, वो महल भी दिखाया। तो गाइड ने हमारे को लगभग 5 6 घंटे घुमाया। चाइना मार्केट में मैं गया था। तो नेपाल में घूमने का मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी, मतलब शांत माहौल है, वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, और मतलब अच्छा लगा वहाँ पर घूम रहे। फिर वहाँ से हम निकले, फिर हम गए गंगा सागर। नहीं, उससे पहले हम गया बोध गए थे, बिहार में गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैं वहाँ पर घूमने नहीं गया था, क्योंकि मैं खाना वगैरह बनवा रहा था मेरे भैया के साथ में, क्योंकि टाइम ही नहीं था, तो मैं नहीं गया, बाकी दूसरे गए थे। फिर वहाँ से खाना वगैरह खा करके हम निकले थे। बेसिकली हमारी जो बस है ना, एक दिन रुकती थी, एक दिन मतलब टूर के साथ, मतलब आइडियल सिनेरियो तो ये था कि भाई एक दिन बस चलेगी, मतलब रात को, और एक रात को कहीं पे भी, जहाँ पे भी दर्शनीय स्थल है जहाँ पे रुकना, वहाँ पर रुकेगी, और रात को चलेगी, ताकि लोग दूसरे दिन नींद अगर नहीं भी हो, किसी की बस में नहीं आती है, तो भाई बस में कर लेंगे, दूसरे दिन रुकेंगे तो वहाँ पर उनकी मतलब नींद कंप्लीट हो जाएगी।
और फिर गया हमारा हो ही गया था। फिर हम गए थे गंगा सागर। गंगा सागर आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल बिल्कुल एक द्वीप है पश्चिम बंगाल, मतलब कोलकाता के दूर थोड़ा सा एक काक द्वीप है। 1-1.5 घंटा हमारे को जहाज़ में बैठना पड़ता है। हम 1-1.5 घंटा का सफ़र करके हम उस द्वीप पे गए थे। बहुत ही बड़ा द्वीप है वहाँ। फिर उस द्वीप पे जाने के बाद में भी हमारे को 25 किलोमीटर और बस में जा करके फिर आगे जाना पड़ता है, जहाँ पर गंगा सागर मतलब गंगा नदी का जो अंतिम बिंदु है, एक तीर्थ स्थल माना गया कि बहुत अच्छा। तो वहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है लेकिन देवता बहुत सारे हैं, लेकिन कपिल मुनि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर हम नहाए धोए और फिर वापस वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ से हम गए थे सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर आपको पता ही है, 10 रुपये के नोट के पीछे उसका मंदिर फ़ोटो है। बहुत अच्छा मंदिर है, एक तरीके से प्राचीन मंदिर है। ये लगभग 1300 शायद 13वीं सदी में किसी राजा ने बनाया था, मेरे को राजा का नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद में हम गए जगन्नाथपुरी, जो कि 4 धाम में से एक मंदिर है। जगन्नाथ सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे को जगन्नाथपुरी मिल गई। उस भीड़ के अंदर भाई मैं देख रहा था भाई, इतनी भीड़ भयंकर थी। अगर थोड़ा सा भी आप चूक गए ना तो भाई आपका हाथ पैर टूट जाएगा, और नीचे अगर आप गिर गए तो भाई आपकी मौत है। इतनी भयंकर भीड़ थी वहाँ पर। मैं किसी भी तरीके से सर्वाइव करके वहाँ से गया, अंदर गए, दर्शन किया, काफ़ी अच्छा लगा। 4 धाम में से एक दर्शन हो गया, तो भाई मेरा भी एक धाम तो हो ही गया, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। एक वहाँ पर भी लाइन में लगना पड़ा था। हालांकि एक आदमी मेरे को बोल रहा था कि भाई मैं आपको बहुत जल्दी दर्शन करा दूंगा, लेकिन वो नाम के लिए बोल रहा था। उसने हमने 50-50 सभी ने उसको पैसा दिया था, लेकिन टाइम तो भाई उतना ही लगा, 2-3 घंटे लगा हमारे को, लेकिन दर्शन ठीक ठाक हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और उसके बाद में हम गए थे, कौन सा मंदिर था यार, कहाँ गए थे, जगन्नाथपुरी के बाद में एक मंदिर था ना, याद ही नहीं है, महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में 2 और ज्योतिर्लिंग हमने किए थे, एक नागेश्वर किया था और एक नागनाथ किया था। इसके अलावा 1-2 और ज्योतिर्लिंग किए थे। और इसके बाद में हमारी 20 दिन की यात्रा ऐसे कंप्लीट हो गई थी। तो अब मैं बताता हूँ मैंने पैसे तो भाई मैं बेसिकली मेरे भाई के साथ में हेल्पर के रूप में गया था। तो मेरे को भी उन्होंने, हालांकि मैं काम तो कर नहीं रहा था, नाम का काम कर रहा था, लेकिन पैसे भाई मेरे को 25,000 दिए थे। तो एक तरीके से घूमना हो गया, पैसे के पैसे मिल गए और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अंत में जब लास्ट दिन में जब हम आ रहे थे हमारे गांव के आसपास, तो हम सबको इनाम दिया। मेरे को भी 200 रुपये दिए थे महाराज जी ने, और फिर हम आ गए थे। तो ये हमारी यात्रा थी। तो वही बेसिकली अगर आप खुद अकेले जाने वाले हैं तो पैसा लगता है, क्योंकि अलग अलग आपको होटलों में रुकना पड़ेगा, उसका भी खर्चा लगता है। फिर वहाँ से फिर आप टेम्पो में जाएंगे, प्रसाद वगैरह सारी चीज़ों का खर्चा लगता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस था। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो।